हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? होप यू ऑल गाइस आर फाइन। तो भाई आज हम अपनी जो यूनिट 5 है हमारी सीडीपी की उसको कंप्लीट करेंगे। देखिए इस यूनिट में जो मेन टॉपिक है वो हम सारे ही कवर करेंगे। ये हमारी मैराथन क्लास रहेगी, तो अलोंग विद ऑब्जेक्टिव हम जितनी हमारी मेन थ्योरी का पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं that is historical studying the national policies in education and that education with special reference to the school education। मतलब हम यहाँ जो आयोग और हमारे कमेटी कमीशन आए थे स्वतंत्रता पूर्व भारत के अंदर और स्वतंत्रता के बाद जो भारत के अंदर आए हैं वो हम सारे स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखिए हर में हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, लेकिन ये हमें ज़रूर याद रखना है। एक निमोनिक्स बनाओ चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन आपको सन ज़रूर याद रखना है कि कौन सा आयोग किस सन के अंदर आया था। और कुछ जो इम्पोर्टेंट आयोग है जैसे हमारी पॉलिसी है 1968 की, 86 की, 64 का जो कमीशन था, 2022 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हम सारी डिटेल में करेंगे। लेकिन इससे अलग जितने भी आयोग हैं आप उनको उनके जो ईयर है उसके अकॉर्डिंग ज़रूर याद रखिए। तो सबसे पहले है हमारा भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियाँ या वह आयोग। देखिए जो सबसे पहला कलकत्ता विश्वविद्यालय है। कलकत्ता विश्वविद्यालय साल 1818 के अंदर आया था, ठीक है। और इससे पहले एक आया था भाई चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट को आप ध्यान रखना, ये 1813 के अंदर आया था। इनका ऑब्जेक्टिव था कि हम साइंटिफिक नॉलेज को स्प्रेड करें, चार्टर एक्ट का, ठीक है। ये कह सकते हैं वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करें। फिर 1817 के अंदर क्या होता है, 3 कॉलेज बनते हैं। हिंदू कॉलेज जो कलकत्ता के अंदर था उसी के अकॉर्डिंग इसका नाम पड़ा था कलकत्ता विश्वविद्यालय। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता, और उसी हिंदू कॉलेज का नाम बदल के 2010 में, आप याद रख लेना भाई, चाहे इसको नोट डाउन कर लेना, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी रख दिया गया था, या प्रेसिडेंसी कॉलेज हम बोल सकते हैं। तो वो हमारा 1817-18 में ये हुआ था। उसके बाद आया था भाई हमारा नेक्स्ट, देखिए भाई हमारा चार्ल्स वुड स्मिथी। हम इसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं भाई, वुड डिस्पैच। ये यहाँ पे थोड़ा सा ईयर रोंग है, ये 1824 के अंदर नहीं 1854 के अंदर आया था। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने इसमें याद रखना है, चार्ल्स वुड समिति, या हम इसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। एक तो ये 1854 में आया है, दूसरा इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और एक और चीज़ जो आपको यहाँ याद रखनी है कि 1857 के अंदर, जैसे 54 में ये आया, और 1857 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ताकि स्प्रेड कर सके वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट्स को। तो ये भी आपको याद रखना है, वो वुड डिस्पैच के टाइम पे ही हुई थी 1857 में। आपको याद रखना है सेटिंग अप ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज़, दैट इज़ मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों बनी थी, इनका मोटो क्या था, ताकि स्प्रेड कर पाए वेस्टर्न फिलोसफिकल थॉट को, पश्चिमी जो दार्शनिक विचार थे उनको इंडिया के अंदर स्प्रेड कर पाए। नेक्स्ट आया भाई हमारा डब्ल्यू हंटर शिक्षा आयोग, जो कि हमारा आया 1882-83 के अंदर। और इन्होंने भारत के अंदर क्या किया, भारत में महिला की शिक्षा का विकास करना इनका मेन मोटो था, ठीक है। इसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, किसको भाई, हंटर कमीशन आयोग को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद 1902 में आया सर थॉमस रेले आयोग, साल 1902 में। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की वो की 1904 में, ठीक है। नेक्स्ट जो आयोग था सैडलर आयोग। सैडलर आयोग को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। देखो इनके थोड़े थोड़े अलग नाम भी है, वो आप याद रख लेना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। 1917 के अंदर ये आया। और सैडलर कमीशन, इनकी जो मेन रिकमेंडेशन थी, एक तो इन्होंने बोला था कि डिग्री कोर्स 3 साल का कर देना चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए ट्रेन टीचर के लिए। एक इनके टाइम पे भाई इस्टेब्लिशमेंट हुई थी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की,
ठीक है। 1920 में हुई थी ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि 1923 में फिर अबोलिश भी कर दी थी, ख़त्म भी कर दी थी। ये इस आयोग के अंडर आपको याद रखना है। और स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष का करने का सुझाव इन्होंने दिया था, क्योंकि जब स्कूली शिक्षा 12 साल की होगी तभी हमारा डिग्री कोर्स 3 साल का हो जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है भाई, सर फिलिप हार्टोग स्मिथी। ये सर फिलिप इसके हेड थे, आप इतना याद रखिए। और ये जो हार्टोग कमेटी थी ये 1929 के अंदर आई थी, और इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को हम इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, मतलब इम्प्रूव कब होगा, जब उसमें हम व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा पर बल देंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन वहाँ पे क्या होगी, इम्प्रूव होगी। इसके बाद हमारी जो रिपोर्ट आई भाई, आप याद रखें तो इसके बाद एक जाकिर हुसैन कमेटी भी आई थी, वो आई थी हमारी 1937-38 के अंदर। ठीक है, जाकिर हुसैन जो कमेटी थी इसको हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, या बेसिक एजुकेशन आप इसको बोल लीजिए, नई तालीम बोल लीजिए, बुनियादी तालीम बोल लीजिए। तो ये हमारी जाकिर हुसैन कमेटी आई थी, इसमें मेंशन मैंने नहीं किया, लेकिन मैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मेरे को लग रहा है तो मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। जाकिर हुसैन कमेटी कब आई, 1937-38 के अंदर आई भाई। इसी को वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, बुनियादी तालीम, वो सब इन्हीं की रिकमेंडेशन थी। फिर एक हमारी आई भाई नेक्स्ट जो थी सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट हमारी 1944 के अंदर 1944 के अंदर आती है। और इस सार्जेंट रिपोर्ट में भी क्या किया गया था, 6 से 11 साल की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात इसमें की गई थी। ठीक है, और ये जो सार्जेंट रिपोर्ट थी इसको हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की थी। अब देखिए, ये थी भारत में जो पहले आई थी, भारत की स्वतंत्रता से पहले आई थी। अब कुछ कमीशन, कुछ समितियां, कुछ आयोग हमारे भाई पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे भी आए थे, ताकि हम जो हमारा एजुकेशन का लेवल है तो उसको और ज़्यादा इम्प्रूव हम कर पाएँ, तकनीकी संस्थान और कॉलेजों का हम विस्तार कर पाएँ। तो इन सब संस्थानों का मतलब एजुकेशन के जो संस्थान है उनका विकास अच्छे से हो, वो इन सब आयोग का एक एम रहा था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आया वो आया भाई डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग, जो कि हमारा 1948-49 के अंदर आया। इसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी जानते हैं। और इसी आयोग के अंडर हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी की स्थापना हुई थी और वो कब हुई थी, सभी को पता होना चाहिए। यूजीसी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1956 के अंदर। नेक्स्ट हमारा एक और आयोग आया, मुदालियर शिक्षा आयोग। यूजीसी को आपको याद रखना भी 1956 में। ठीक है, इसके बाद आया मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग को हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। और दूसरा ये आया कब भाई, ईयर आप ध्यान रखिए 1952-53 के अंदर आया। अब इनका एक ना इम्पोर्टेंट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव था और उसको आप बिठा लीजिए दिमाग में, मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात इन्होंने की है भाई, मल्टीपर्पज़ स्कूल की बात इन्होंने की है, मल्टीपर्पज़ स्कूल। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है केवीएस के अंदर। तो ये किसने बोला था, मुदालियर कमीशन ने ये बात कही थी। फिर हमारा आया भाई थर्ड नंबर पे, इससे पहले एक अगर आप ध्यान रखो तो ये आया था श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी आई थी 1958 के अंदर। और एक आई थी भाई हमारी डॉक्टर समरूपानंद कमेटी 1961 के अंदर, लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सीधा हमारा कोठारी आयोग आ जाता है। कोठारी आयोग आया ईयर 1964 के अंदर, और इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। एक और नाम से कोठारी आयोग को जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर नेम से आपसे पूछ सकते हैं, एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट।
एक नेम जो इसी आयोग को दिया गया था, और इनकी जो रिपोर्ट थी उसको भी इसी नाम से जाना गया था, एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसी को हमने क्या बोला था, कोठारी कमीशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम इसको डिटेल में आगे स्टडी करेंगे। फिर देखिए इसके बाद, इससे पहले मैं बात करूं तो एक एनईपी आई थी हमारी भाई 1968 के अंदर, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इस एनईपी के अंदर एम्फेसाइज किया गया ऑन द नीड फॉर ए रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, मतलब शिक्षा प्रणाली के आमूलचूल पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया गया। ओके 68 के बाद वही जो नेक्स्ट शिक्षा नीति आई थी हमारी, वो 1986 के अंदर आई थी, जिसको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर एक 1986 के बाद जो उस शिक्षा नीति पर दोबारा पुनः विचार करने के लिए 1992 में क्या हुआ, एक सजग व मानवताशील समाज के लिए शिक्षा का इस्तेमाल, इसे आचार्य राममूर्ति कमेटी भी कहा जाता है। मतलब जैसे 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको रिव्यू करने के लिए ना एक रामामूर्ति कमेटी आई थी 1992 के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। आफ्टर डैट एम.बी. बूथ समिति साल 1989 में दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा समिति थी, मतलब जो डिस्टेंस एजुकेशन थी उसके लिए जो बनाई गई पहली समिति हमारी एम.बी. बूथ समिति थी, ठीक है। नेक्स्ट है जी राम रेड्डी समिति जो 1992 में आई, ये भी दूरस्थ शिक्षा पर जो केंद्रीय परामर्श समिति ये थी। वो आफ्टर डैट 1992 में प्रोफेसर यशपाल समिति भी आई, जिसमें किसकी कल्पना की गई, बोझ मुक्त शिक्षा की कल्पना की गई, ठीक है। और 1992 के अंदर ही बेटी नू मैं तेरे को नहीं इतना टाइम यार, ये मैं पढ़ने बैठी थी, ये बनाने लगी थी, वो ले दे नीचे रखना, ले दे दे फोटो लग गया, मैं करा लूंगा, ले टेस्ट करा दूं, पास हो जाएंगे। ओए ये कुंडे की किसने कही थी, रेस्ट कर लिया थोड़ी बहुत। चिकुरे मंदा बोलिए, नहीं बेटा की आवाज आने दिए। 1992 में भाई हमारी जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कमेटी थी डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, वो भी बनी थी, तो ये आपको याद रखना है। 1993 में अगर हम बात करें तो रामलाल पारेख समिति के साथ साथ NCTE, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन भी हमारा आया था। और एक प्रोफेसर यशपाल कमेटी एक और थी जो 1993 के अंदर आई थी, ठीक है। यही है भाई वो 1992 1993 दोनों ईयर में इसको शो किया गया है, ठीक है। देन वन मोर रामलाल पारेख समिति 1993 जो बीएड के पत्राचार समिति के नाम से जाने जाती है। देन प्रोफेसर R टकवाले समिति जो साल 1995 में आई, सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो कि 2005 में आए, ये सिर्फ आप सन याद रखिए। जस्टिस J वर्मा समिति, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो साल 2012 के अंदर आई, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच करना। देन वन मोर जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2017 के अंदर, ये आप बस इसको ध्यान रखिए। अब हम जो मेन हमारा था, मैंने कहा था कि देखो और तो हमें सिर्फ सन याद रखने हैं, ईयर उनका याद रखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कमेटी कमीशन थे जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं कोठारी कमीशन, जिसको नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, अनदर नेम ऑफ कोठारी कमीशन इज द नेशनल एजुकेशन कमीशन, जो हमारा 1964 में आया और 1966 में इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी।
14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने दौलत सिंह कोठारी, डीएस की फुल फॉर्म है भाई, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है और इस आयोग की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1964 को। इसमें जो टोटल सदस्य हैं, कई बार वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो टोटल सदस्यों की संख्या इस आयोग में 17 थी और 2 वर्ष पश्चात इन्होंने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट, अब उस टाइम पे जो केंद्र में एजुकेशन मिनिस्टर थे MC धगला, उनको सौंप दी थी। ठीक है, और ये जो आयोग था, इस आयोग को स्वतंत्रता के बाद सबसे बेस्ट आयोग माना जाता है हमारे इंडिया के अंदर। यह एक पहला आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया था और इसके ही परिणाम स्वरूप, इसका ही रिजल्ट था कि 1968 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर हम बात करें तो वो अस्तित्व में आई थी। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ उद्देश्य थे। एक तो शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, ऐसा ना हो कि सिर्फ बच्चे एजुकेशन ले और बाद में उनको कुछ एम्प्लॉयमेंट उनको ना मिले, रोजगार उनको ना मिले, तो उसको उत्पादकता से जोड़ना। राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो, मतलब जैसे इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस था पहले, तो इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी बच्चों की प्राइमरी शिक्षा है वो उनकी मदर टंग लैंग्वेज में हो, रीजनल लैंग्वेज में हो। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास की बात की। शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, मतलब एजुकेशन के द्वारा मॉडर्नाइजेशन को लेके आना, ये भी बात उन्होंने की। तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना और उसकी तत्कालीन कमियों व व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना। पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना। ठीक है, अब कुछ रिकमेंडेशन थी इस नेशनल एजुकेशन कमीशन की, वो भी देख लेते हैं। आयोग के मुख्य सिफारिशों में से देश भर में कौन सा पैटर्न लागू हुआ, तो भाई सबसे पहले ये जो पैटर्न लागू किया था ये कोठारी आयोग ने किया था 10+2+3 का, मतलब 10th तक हमारी जो शिक्षा है, फिर ये हम ये कह सकते हैं सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी और फिर हमारा 3 ईयर का जो डिग्री कोर्स हम करते हैं कॉलेज के अंदर। इस आयोग ने सलाह दी कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है, मतलब प्राइमरी एजुकेशन से पहले की शिक्षा, तो वो कैसे स्कूलों में हो, वो मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन जैसे अलग अलग नाम से हो और उन्हें पूर्व माध्यमिक या प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाए। और क्या इनकी रिकमेंडेशन थी, इस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक किया और हाई स्कूल के रूप में वर्गित किया, मतलब 10th तक के स्कूल को इन्होंने हाई स्कूल माना और 11वीं 12वीं को हायर सेकेंडरी के रूप में क्लासिफाई किया। जो स्नातक है, मतलब जो हमारी ग्रेजुएशन है, उसको 3 साल करने का सुझाव, रिकमेंडेशन वो भी इनकी थी और स्कूलों के लिए 234 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन इन्होंने निर्धारित किए थे अपनी रिपोर्ट के अंदर, और राष्ट्रीय अवकाश करने का सुझाव भी दिया था, जो नेशनल हॉलीडे हमारी होती हैं। राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करें। राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड, मतलब दोनों ही ये जो बोर्ड हैं ये परीक्षाएं ले और राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीनरी लगाई जाए, मतलब इवैल्यूएशन के लिए। आयोग ने महिलाओं की शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया, वुमेन एजुकेशन पे भी सबसे पहले इन्होंने ही फोकस किया था और पाठ्यक्रम के 2 सेट निर्धारित किए जाएं, एक हमारा जो है स्टेट लेवल पे और दूसरा हमारा नेशनल लेवल पे, और स्कूलों को पाठ्यक्रम के साथ प्रयोग करने का सुझाव भी दिया। ठीक है, अब और रिकमेंडेशन देख लेते हैं कमीशन की। विद्यालय शिक्षा के प्रशासन व निरीक्षण संबंधी जो सुझाव इन्होंने दिए क्या थे, केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। कक्षा 1 से 8 तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिए जाए, जिसको हम 1 से 5 तक तो बोलते हैं लोअर प्राइमरी और ये अपर प्राइमरी। ठीक है, 6 to 8 राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम, मतलब करिकुलम से रिलेटेड जो उनके सुझाव थे वो क्या थे, आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी सत्रों के पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित किया। उसके बाद उन सिद्धांतों के आधार पर
पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रस्तुत की और उसके साथ में ही आयोग ने त्रिभाषा जो सूत्र आया था हमारा वो भी प्रस्तुत किया। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या बोली इन्होंने कि जो प्राइमरी स्कूल है उनके लिए करिकुलम सरल होना चाहिए, इजी होना चाहिए और इसमें मातृभाषा हमारी मदर टंग और एनवायरनमेंट की जो शिक्षा है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। अब करिकुलम के बारे में इन्होंने क्या बोला कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर खाने व पहनने के कौशल, मतलब उनको स्किल सिखाए बच्चों को, सफाई कैसे रखते हैं, सोशल एक बिहेव कैसे होता है, खेलकूद के थ्रू मतलब उनको सारी चीज़ें सिखाई जाएं। और प्राथमिक स्तर पर बात करें तो मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, भौतिक पर्यावरण मतलब हमारा ईवीएस जो होता है, सृजनात्मक क्रिएटिविटी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, स्वास्थ्य के बारे में, खेलकूद व व्यायाम के बारे में सिखाया जाए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर हम बात करें तो मातृभाषा हिंदी अंग्रेजी हो, गणित, विज्ञान, सामाजिक जिसको हम एसएसटी बोलते हैं, आर्ट, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, धार्मिक शिक्षा, ये कुछ ऐसे करिकुलम के सब्जेक्ट इन्होंने डिसाइड किए कि ये सब्जेक्ट इस लेवल पे होने चाहिए। 9th-10th की बात करें तो मातृभाषा में हिंदी अन्य संघीय भाषा हो, गणित हो, साइंस हो, कला हो, वर्क एक्सपीरियंस की इन्होंने बात की थी, कार्य अनुभव, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्क एक्सपीरियंस की बात इन्होंने की थी। सबसे पहले तो वर्क एक्सपीरियंस की बात इन्होंने की थी, समाज सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें हायर सेकेंडरी लेवल की तो यहाँ पे भी इन्होंने 2 आधुनिक विदेशी भाषा और शास्त्रीय भाषा में से भी कोई 2 भाषाएं, ठीक है, और इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित जो बायोलॉजी होती है हमारी, और भूगर्भशास्त्र, इनमें से कोई भी 3 ये इन्होंने लेने के लिए बोला, ठीक है। फिर जो 68 में की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई वो रिकमेंडेशन पे आई थी कोठारी कमीशन के, आपको जस्ट ये याद रखना है। लेकिन उससे ब्रॉड जो हमारी आई थी भाई एजुकेशन पॉलिसी वो 1986 वाली पॉलिसी थी, तो इसको भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे डीप में पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने भी फोकस किया था जैसे एक्सेस और एनरोलमेंट पे कि जो हमारी एजुकेशन है उसकी सार्वभौमिक पहुंच हो सबके लिए, सबका नामांकन उसके अंदर हो जाए। देखिए, शिक्षा को प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार के समक्ष, मतलब किसके हम कह सकते हैं किसकी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जब ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई, तो राजीव गांधी के टाइम पे 1985 में इसकी घोषणा हुई कि देश के लिए शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। और मई 1986 में भारत सरकार ने शिक्षा नीति का नवीन जो प्रारूप था, नया जो प्रारूप था वो जारी कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए भी एक 68 वाली जो आई थी ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी, और जो हमारी 86 वाली आई थी भाई ये राजीव गांधी के टाइम पे आई थी। अब इस शिक्षा नीति 1986 की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या थी कि शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा हो मतलब इक्वलिटी हो एजुकेशन के अंदर, विभिन्न स्तर पर शिक्षा का पुनर्गठन, मतलब जैसे अलग अलग प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, देन हायर सेकेंडरी लेवल, अलग अलग स्तर पर, फिर हमारा कॉलेज लेवल, तो यूनिवर्सिटी लेवल, हर स्तर पर जो एक शिक्षा का पुनर्गठन है वो किया जाए और कार्य प्रणाली एक रूपरेखा तैयार की जाए कि हमें कैसे शिक्षा को डिलीवर करना है। अब शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका में इन्होंने क्या बात की कि शिक्षा ऐसी हो मतलब उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, विकासशील जनशक्ति का संचार हो और अद्वितीय निवेश हो, मतलब पर्याप्तता, समानता और क्षमता, इस तरह की एजुकेशन हमें देनी है। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली क्या बात करती है, शैक्षिक संरचना की अवधारणा, सामान्य शैक्षिक संरचना, सांस्कृतिक और सामाजिक समझ और कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय समर्थन। पूरे देश में 10+2+3 के बाद एक सामान्य शैक्षिक संरचना इन्होंने देने का काम किया था। समानता के लिए शिक्षा इन्होंने बोली कि ऐसा नहीं है सिर्फ जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको ही शिक्षा दी जाए, शिक्षा सभी के लिए हो, सबका उस पे हक हो, इक्वलिटी लाने की बात इन्होंने कही कि हमें हर किसी को, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी जाति से है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमने सबको देनी है। महिलाओं के लिए जो SC और ST स्टूडेंट थे
उनके लिए, जो अन्य शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग थे उनको भी शिक्षा दी जाए, विकलांग जो है, दिव्यांग जो लोग थे उनके लिए शिक्षा का विस्तार किया जाए, और जो अडल्ट एजुकेशन थी, ठीक है, जैसे लोग क्या करते हैं भाई 12th के बाद वो पढ़ नहीं पाते तो काम करते करते उन्हें स्टडी करा दी जाए, तो उस तरह की जो शिक्षाएं थी उनके लिए अडल्ट शिक्षा का भी इन्होंने फोकस किया था। एक इनका फोकस गर्ल एजुकेशन पे था। महिलाओं के लिए शिक्षा की बात इन्होंने की। शिक्षा बुनियादी परिवर्तन हेतु एक साधन है, वो भी इन्होंने बोला। लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु सर्वोपरि प्राथमिकता दी, और मतलब एक तरह से इन्होंने महिलाओं और गर्ल्स एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस किया इस हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर, ठीक है। अब देखिए कुछ और पॉइंट हैं। 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को नियमित स्कूल भेजे जाने के लिए निर्धन परिवारों को प्रोत्साहन दिया इन्होंने, ठीक है, ताकि वो अपने 14 साल तक बच्चों को लगातार स्कूल भेजे, उन्हें किसी काम में ना लगाएं। छात्रवृत्ति इन्होंने पहली कक्षा से शुरू कर दी, और जो अनुसूचित जनजाति से शिक्षक थे उनकी नियुक्ति पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। और अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु छात्रावास की सुविधाएं, मतलब जो अनुसूचित जाति के बच्चे थे उनके लिए हॉस्टल का प्रोविजन भी इन्होंने दिया, कि पेरेंट्स के पास कोई एक्सक्यूज ना रहे कि हम अपने बच्चों को डिस्टेंस की वजह से या किसी और वजह से स्कूल नहीं भेज सकते। नवीन तरीकों की खोज जारी हुई, और शिक्षक सुविधाओं के विस्तार हेतु कार्यक्रमों का उपयोग करना स्टार्ट किया। अभी इन्होंने देखिए, अभी बात की थी हमने अनुसूचित जो जनजाति थी उनके लिए शिक्षा की बात इन्होंने की है, तो ये कुछ अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा की इन्होंने बात की थी। आदिवासी इलाकों में, जैसे जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, आई एम टेकिंग पेन। जैसे आदिवासी इलाकों में प्राथमिक शालाएं खोली जाए, आदिवासी भाषा के माध्यम से प्रारंभ में शिक्षा दी जाए, प्रशिक्षण देकर अपने क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाए, और बड़ी संख्या में आश्रमशाला और आवासीय विद्यालय खोले जाएं। आंगनवाड़ी प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने की बात इन्होंने की, और उच्च शिक्षा में तकनीकी और व्यवसाय पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति के लिए भी बात की। फिर जैसे विकलांगों की शिक्षा के लिए इन्होंने बात की, तो ये पॉइंट आप यहाँ से देख सकते हैं। सरकार विकलांग बच्चों के लिए मुख्य धारा के स्कूलों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, मतलब उनको मुख्य धारा में लेके आना है। ऐसा नहीं उनको स्पेशल एजुकेशन, उनके लिए अलग स्कूल खोले जाए, वो विकलांग है तो नहीं, जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हीं स्टूडेंट के साथ उनको शिक्षा दी जाए, मतलब समावेशी शिक्षा की बात कहीं ना कहीं इन्होंने ही उठाई है। और भारतीय शासन 14 वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा पर जोर दे, और 6 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कैसी शिक्षा हो, मुफ्त में शिक्षा दी जाए। निजी स्कूल अपने स्कूलों में कम से कम 25% बच्चों को बिना किसी शुल्क के प्रवेश दे, जो कि हमारे प्राइवेट स्कूल थे उस टाइम पे उनको ये बोला गया था। फिर जो अडल्ट एजुकेशन है उनकी बात की गई, मतलब वयस्कों के लिए शिक्षा हो। ग्रामीण क्षेत्रों में सतत शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाए। मजदूर संगठनों तथा सरकारी एजेंसी के द्वारा श्रमिकों को शिक्षा दी जाए। जन शिक्षण तथा समूह शिक्षण के साधन के रूप में रेडियो, दूरदर्शन और फिल्म का उपयोग हो। स्वास्थ्य स्वयं शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षा उनको दी जाए। फिर इन्होंने सब के लिए शिक्षा, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात की थी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मतलब सभी के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की वर्तमान योजना, ठीक है। राइट टू सर्व शिक्षा जो अभियान आया था उसमें राइट टू एजुकेशन की बात हुई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान है जो दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा पहल है, जिसमें सबके लिए शिक्षा की बात हुई। विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्जागरण हो, मतलब बचपन की देखभाल की ओर शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, फिर माध्यमिक शिक्षा हो, फिर उच्च शिक्षा की बात इन्होंने की थी। तो ये कुछ पॉइंट है, ये यहाँ से आप रीड आउट कर लेना। एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब स्कूलों में हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिससे बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जाए, एक टीचर टीच कर पाए, तो हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक सरकारी स्कूल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बात हुई थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था वो किसकी देन थी, तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 के अंदर आई थी, ये उन्हीं की देन है, ठीक है।
मध्याह्न भोजन योजना की मतलब जैसे दोपहर के टाइम पे भोजन की व्यवस्था, मुफ्त भोजन की व्यवस्था बच्चों के लिए की जाए, ठीक है, ताकि इससे बच्चों के बीच जो एक सोशलाइजेशन है, मतलब सामाजिकरण है, वो बढ़ जाए। मतलब बच्चे सोशली कैसे बिहेव करते हैं एक साथ रह के, और जो उनका माल न्यूट्रिशन है, उनके अंदर कुपोषण का शिकार जो बच्चे होते जा रहे थे, तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड दे के उसको पोषण को उनसे दूर किया जाए, ठीक है। और व्यावसायिक शिक्षा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मतलब बच्चों को ऐसी शिक्षा दे जो उनको शिक्षा लेने के बाद फर्दर वो किस वोकेशन में जाना चाहते हैं और क्या एजुकेशन वो लेना चाहते हैं, उसी फील्ड के अंदर वो अपना कैरियर बना पाएँ, ठीक है। फिर उच्च शिक्षा के रूप में डिग्री को नौकरी से अलग करने के लिए कदम उठाए गए, खुले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है, और राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा का नियोजन किया गया। तो उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने भी काफ़ी बात की थी। फिर माध्यमिक शिक्षा में जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, उसकी भूमिका क्या थी कि नई शिक्षा नीति 1986 पर्यावरण जागरूकता और विज्ञान प्रौद्योगिक शिक्षा और भारतीय माध्यमिक विद्यालय प्रणाली में योग जैसे पारंपरिक तत्वों की शुरुआत के लिए प्रदान की गई। तो ये भी हमारी पॉलिसी के अंदर एनवायरमेंट एजुकेशन की, योगा की बात, इनकी भी बात की गई। कार्य प्रणाली का बनाना, बेहतर जवाबदेही वाले शिक्षकों के लिए बेहतर सौदा, बेहतर छात्र सेवाओं का प्रावधान, ये कंप्यूटर लिटरेसी प्रोग्राम स्कूल में प्रत्येक स्तर पर चलाया जाए, ये भी बात हुई। मतलब कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जाए बच्चों को, पॉलीटेक्निक शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड कराई जाए आफ्टर 12th एजुकेशन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कुछ जो इन्होंने देखिए स्टार्ट किए थे इम्पोर्टेंट। शिक्षक शिक्षा का पुनर्गठन, जो टीचर के एजुकेशन के लिए इन्होंने बात की थी। अनौपचारिक शिक्षा की इन्होंने बात की। वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन को वोकेशन से जोड़ा जाए, वो भी इन्होंने बात की थी, ठीक है। अब नई शिक्षा नीति की कुछ योग्यताएं यहाँ पे गिवन है। तो ये ऑलरेडी हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आप इस स्लाइड से एक बार दोबारा इनको रीड आउट कर सकते हैं। जस्ट वेट स्टूडेंट। फिर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हम स्टडी करेंगे, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। नेक्स्ट है भाई हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि हमारी 2020 के अंदर आई है, अप्रूव की थी भाई। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं वो आप याद रखिए। अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया 29 जुलाई 2020 के अंदर, ठीक है। ये न्यू एजुकेशन सिस्टम की बात इसमें हुई है। इस पॉलिसी ने रिप्लेस कर दिया हमारी 1986 की पॉलिसी को। और इस पॉलिसी का एम क्या है कि हमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है 2040 तक, ठीक है। अब कुछ विजन क्या था इसका, इन्होंने विजन में एक बात कही थी कि हमें इक्विटेबल और वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी चाहिए, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो और ग्लोबल नॉलेज और सुपर पावर की बात इन्होंने की है। और एक इन्होंने कहा है कि हमें अपने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है। किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है, एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी के अंदर। विजन में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। एक इसमें जो स्कूल एजुकेशन के रिगार्डिंग इन्होंने बात की है, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात की है। फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, ये एक अर्जेंट और नेसेसरी प्री रिक्वेस्ट है लर्निंग की। कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट एंड इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ एजुकेशन, मतलब हर तरह से जो एजुकेशन है वो सबके लिए एक्सेस हो, चाहे कोई हम ये कहें अनुसूचित जाति से है, कोई एससी है, एसटी है, सबके लिए यूनिवर्सल एक्सेस हो। लर्निंग कैसी हो, होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल, एंगेजिंग। टीचर्स की बात की, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब लर्निंग फॉर ऑल की बात ये करते हैं, ठीक है। ये कुछ हायर एजुकेशन में देखिए मैंने स्लाइड ऐड कर दी है, क्योंकि हमें जो एजुकेशन पॉलिसी है वो सिर्फ एक स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में पढ़नी है। तो आप यहाँ से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, क्योंकि हमें जो हमारा फोकस रहेगा वो स्कूल एजुकेशन को लेके यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, देखिए
आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि ये पॉलिसी का ड्राफ्ट काफ़ी बड़ा था, तो एक एक लाइन आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये फ्लेक्सिबल पॉलिसी थी, रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी, मतलब इसमें ये किया गया कि हमें हर बच्चे की कैपेबिलिटी को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें एजुकेशन देनी है। इन्होंने कहा कि कोई जो सेपरेशन होता है, ये आर्ट के स्टूडेंट है, ये साइंस के स्टूडेंट है, ये कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो कोई ऐसा हार्ड रूल, कोई ऐसा हार्ड सेपरेशन सब्जेक्ट्स के बीच में नहीं होगा। अगर कोई बच्चा आर्ट का है और अगर वो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो साइंस का सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है, ऐसा इस पॉलिसी में कहा गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी और एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात की है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो बच्चों को, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग उनके अंदर जनरेट हो, मल्टीलिंग्वलिज्म और पावर ऑफ लैंग्वेज बच्चों के अंदर हो, लाइफ स्किल बच्चों को आनी चाहिए। लाइफ स्किल में मतलब कैसे हम सॉफ्ट स्किल, उनकी कम्युनिकेशन कैसे हो, कोऑपरेशन कैसे करते हैं, टीम वर्क में काम कैसे करते हैं, रिसाइलेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये सेम है भाई, वही ऐड हो गई है। जैसे फोकस किया है फॉर्मेटिव असेसमेंट हो लर्निंग के टाइम पे, कि जैसे हमने कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट उनको टीच किया तो उसके कुछ टाइम बाद ही हम बच्चों को असेस करें कि क्या वो पर्टिकुलर टॉपिक उनको समझ आया है, तो ये हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए टीचिंग लर्निंग में। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मतलब हर तरह का बच्चा आ रहा है स्कूल के अंदर, तो उन जो डाइवर्स स्टूडेंट है हर बच्चे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट से है, चाहे कोई कहीं से भी है। इक्वलिटी इंक्लूजन की बात की है। सिनर्जिम इन करिकुलम अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन, टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू इंश्योर इंटीग्रेटेड ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रिसर्च, ए रूटेडनेस एंड प्राइड इन इंडिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके। अब देखिए इस पॉलिसी के अंदर जो हमारा पुराना फॉर्मूला था 10+2 स्ट्रक्चर, 10+2+3 का, उसको रिप्लेस कर दिया भाई 5+3+3+4। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिए। इसमें एज जो बताया है कि इस एरिया तक जो एज कवर हो जाएगी वो 3 to 18 रहेगी। करंटली चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप 3 to 6 आर नॉट कवर्ड इन द 10+2 करिकुलम एज क्लास फर्स्ट बिगिन। पहले जो करिकुलम था उसमें बच्चे का एडमिशन 6 की एज में होता था, इसमें 3 की एज में किया गया है, कि जो एज है वो 3 को इंक्लूड किया गया है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन उनकी होगी। तो देखिए ये हमारा प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर था जिसमें एज थी 16 से 18 और ये क्लासेस 9 to 12 एज रहेगी 14 to 18। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए जो हमारा स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। ठीक है, एक इन्होंने बात की है फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, कि ये हमारी एक अर्जेंट और नेसेसरी प्री रिक्वायरिटी है और इसको हमें कब तक अचीव करना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। 2025 तक हमें इसको अचीव करना है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी विल बी सेटअप, किसने ये सेटअप किया है, हमारे MOE ने, MHRD ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन प्रायोरिटी, ये हमारा प्रायोरिटी में रहेगा। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बाल वाटिका की स्टार्टिंग भी इस एजुकेशन पॉलिसी में की गई है, जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ पे एक क्वालिफाइड टीचर को बच्चों के लिए हायर किया जाएगा। ठीक है, ये वही बताया गया है यहाँ पे भी। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो हर स्टेज में, मतलब हैंड्स ऑन लर्निंग की बात की गई है, बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, ताकि बच्चे को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज हो। स्पोर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात की, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाए, स्टोरी टेलिंग बेस्ड मेथड से उनको पढ़ाया जाए। ठीक है, एक जो बात की है भाई इन्होंने, ये टॉपिक भी हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और एजुकेशन, कि बच्चे को उनके इंटरेस्ट के अनुसार, उनकी गति के अनुसार, उनके पेस के अनुसार स्टडी कराया जाए, ताकि वो किसी भी कॉन्सेप्ट पे अपने पेस से आगे बढ़े और उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो मास्टरी गेन करे। ठीक है, तो ये कॉम्पिटेंसी ऑफ एजुकेशन की बात इन्होंने की है।
कंटेंट विल फोकस ऑन आइडियाज़, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह का कॉन्टेक्ट दिया जाए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये वही रिपीट हो गई है स्लाइड। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि हार्ड सेपरेशन ना हो स्ट्रीम का, मतलब कोई बच्चा साइंस का है और वो कॉमर्स का पढ़ना चाहता है तो ऐसा उसको पढ़ाया जाए, कोई हार्ड सेपरेशन ना हो। इन एडिशन टू साइंस, ह्यूमैनिटी, मैथमेटिक्स भी उनको इनकॉर्पोरेट कराया जाए। ठीक है, तो आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हेडलाइन है हमारी रेड कलर में सिर्फ उनको आप पढ़ सकते हैं। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड, रेगुलर हेल्थ चेकअप फॉर स्कूल स्टूडेंट, मतलब उनका न्यूट्रिशनल कार्ड हो, रेगुलर चेकअप हो स्कूल के बच्चों का। थ्री लैंग्वेज अर्नड बाय चिल्ड्रन विल बी द चॉइस ऑफ स्टेट, रीजन एंड स्टूडेंट। जो तीन जो लैंग्वेज हैं बच्चे को आनी चाहिए, वो बच्चे की चॉइस होनी चाहिए, वो स्टेट की हो, रीजन की हो, तो इस तरीके से 3 लैंग्वेज बच्चा सीख सकता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमारा ग्रेड 5 तक है वो तो हमारा बिल्कुल क्या होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, या ग्रेड 8 तक उनको मदर लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाए। बैगलेस डे एनकरेज्ड, मतलब बैगलेस डे विल बी एनकरेज थ्रू आउट द ईयर फॉर वेरियस टाइप ऑफ एनरिचमेंट एक्टिविटी इन्वॉल्विंग आर्ट क्विज, मतलब इस तरह की जो एक्टिविटी है ना उनमें बैग की ज़रूरत ना हो, तो बच्चे बिना बैग के जाएं और कुछ सीख के आएँ। तो ऐसे आर्ट क्विजेज, स्पोर्ट और वोकेशनल क्राफ्ट स्कूल के अंदर होने चाहिए। करिकुलम का कंटेंट वो है जो हमारा सब्जेक्ट करिकुलम कंटेंट होता है उसको रिड्यूस किया जाए। ठीक है, इस तरह का हो वो कि वो इंक्वायरी बेस्ड शिक्षा ले, डिस्कवरी बेस्ड ले, डिस्कशन बेस्ड मेथड वहाँ पे होना चाहिए। एक ओपन स्कूल की शुरुआत की गई, नियोस ओपन स्कूल टू ऑफर कोर्सेज फॉर ग्रेड 3, 5 एंड 8 इनके लिए। ठीक है, इन क्लासेस के लिए। और हम बात करते हैं भाई करिकुलम कंटेंट रिड्यूस करने की बात की गई, ये हम स्टडी कर चुके हैं, ये रिपीटेड है स्लाइड। इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम टू बी रिड्यूस्ड एंड एग्ज़ाम कैन बी कंडक्टेड ट्वाइस ऑन अ ईयर, जो साल में एक बार एग्ज़ाम लिया जाता था उस चीज़ को रिड्यूस करके साल में 2 बार एग्ज़ाम को, जो बोर्ड की क्लासेस होती हैं उनके एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाए। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो क्या प्रमोट करते हैं, नॉलेज प्रमोट करते हैं। ठीक है, 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड टू बी स्टूडेंट, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड स्टूडेंट का बनेगा 360 डिग्री होलिस्टिक का मतलब है कि उसमें सिर्फ विच विल नॉट ओनली इन्फॉर्म अबाउट द मार्क्स, सिर्फ मार्क्स की इन्फॉर्मेशन उसमें ना हो, बट ऑल्सो देयर स्किल, बच्चे के अंदर स्किल क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, बच्चे की वीकनेस क्या है, तो हर तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट को उसमें इनकलकेट किया जाए। ठीक है, नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क टू बी डेवलप बाय NCERT। अब नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 8, और ये किसने डेवलप किया है, NCERT ने 8 साल तक के बच्चों के लिए। एक ये कहा गया है क्लास 6 से ना कोडिंग बच्चों को सिखा देनी चाहिए। देखिए कोडिंग आगे कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं तो उनमें कोडिंग काम आती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि जो 6th क्लास या इससे ऑनवर्ड बच्चे हैं ना, 21 सेंचुरी के वो बच्चे हैं, तो उनको कोडिंग स्कूल के अंदर सिखानी चाहिए, सिखाई जाएगी, सिखानी चाहिए नहीं सिखाई जाएगी। और ई कंटेंट है वो रीजनल लैंग्वेज में भी होना चाहिए। ठीक है, वेरियस न्यू प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो बच्चे दिव्यांग हैं, डिसेबल हैं, उनके लिए भी बहुत सारे प्रोविजन इस पॉलिसी के अंदर इनकलकेट किए गए हैं। हायर एजुकेशन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इस पॉलिसी में सिर्फ हमें स्कूल के संदर्भ में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो ये स्लाइड जस्ट मैंने ऐड कर दी थी आपकी नॉलेज के लिए कि इन्होंने हायर एजुकेशन को लेके बात क्या की है, तो आप यहाँ से इनको स्टडी कर सकते हैं। हायर एजुकेशन का क्वेश्चन हमारे स्कूल लेवल पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने नॉलेज के लिए ये सारी स्लाइड ऐड कर दी हैं कि जो NTA है वो टेस्ट कंडक्ट करेगा या जो भी है, ये सारा हमारा हायर एजुकेशन के लिए है। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं ऑल फॉर हायर एजुकेशन, जो जितना नीचे आएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्लाइड्स थी, मेरे को इम्पोर्टेंट लगी, जैसे अडल्ट एजुकेशन की इन्होंने भी बात की है। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज की बात की है कि इंडियन लैंग्वेज का प्रमोशन हो, संस्कृत है जैसे हमारी पुरानी लैंग्वेज थी या कोई भी इंडियन लैंग्वेज है तो उसका प्रमोशन किया जाए। और एक बार नटशेल देख लेते हैं कि क्या क्या एक कंक्लूज़न क्या क्या था इसका। न्यू स्ट्रक्चर दिया गया 5+3+3+4,
मल्टी डिसिप्लिनरी और एक होलिस्टिक एजुकेशन की बात हुई, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हुई। करिकुलम में बोला गया कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रहे। फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात इन्होंने की। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन, ये हमारा हायर एजुकेशन का पॉइंट है, उसमें ये इंटीग्रेट किया गया था। एक 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात की गई है। ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो हमारा 3 ईयर डिग्री कोर्स है उसको इंटीग्रेट कर दिया जाए और 4 ईयर इंटीग्रेट कोर्स को लागू किया जाए। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर जनरेट हो, ऐसा करिकुलम सेटअप करने की बात की गई है। तो ये जो पॉइंट है नीचे वाले एक्सपीरियंशियल लर्निंग को छोड़ के, ये हमारे हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात उन्होंने की कि बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी सिखाई जाए, लर्निंग बाय डूइंग हो, जिससे बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू ज़्यादा सीख सके। फिर भी एक हमारा सिलेबस के अंदर है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि हमारा 2005 के अंदर आया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वाज पब्लिश टू गाइड द इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल टू एनकरेज टू ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। मतलब इस तरह का करिकुलम फ्रेमवर्क सेटअप होना चाहिए जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो। अब ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है क्या? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इज ए सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल एज द सोशल एनवायरनमेंट। गोल क्या थे एनसीएफ 2005 के? कि हम प्रोमोट करें एक होलसम डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, टू अनेबल द स्टूडेंट ऑफ डेवलप इंटेलेक्चुअल क्वोशंट बाय प्रोवाइडिंग देम वेरिड अपॉर्चुनिटी। उनकी बौद्धिक क्षमता को डेवलप किया जाए, उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दें जहाँ पे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग है वो कंड्यूसिव हो। फोस्टर करें उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग स्किल डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू। एंड स्कूल मस्ट एंश्योर नो स्टूडेंट इज़ डिस्क्रिमिनेटेड। ये स्कूल इंश्योर करे इस चीज़ को कि कोई भी स्टूडेंट बिना स्टडी के ना रहे, कास्ट और रिलीजन के बेस पे या सोशल स्टेटस के बेस पे। अब ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा एनसीएफ 2005 का? तो एक तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था भाई ऐसी लर्निंग हो जिसमें बर्डन ना हो, टू मच लोड बच्चों पे ना हो और उनके सिलेबस को रिड्यूस किया जाए। ऑल चिल्ड्रन शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। बिना किसी भेदभाव के हर बच्चे को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। करिकुलर प्रैक्टिस शुड बी इन अलाइनमेंट द सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ऐसा करिकुलम के अंदर बच्चों को सिखाया जाए। स्ट्रेंथनिंग ए नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन द सोसाइटी। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल क्या थे? इसके प्रिंसिपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे पहला है कनेक्टिंग लर्निंग टू रियल लाइफ एग्जाम्पल आउटसाइड द स्कूल। मतलब जो हमारे लर्निंग एक्सपीरियंस है उनको रियल लाइफ जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके साथ जोड़ के बच्चों को सिखाया जाए। एंश्योर डिफरेंट लर्निंग अप्रोचेज रादर देन रोट मेथड। उनको मतलब रट के पढ़ना ना सिखाया जाए, अलग अलग जो हमारे टीचिंग मेथड होते हैं, क्रिएटिविटी जो हम एक्टिविटी मेथड बोल सकते हैं, डिस्कशन मेथड बोल सकते हैं, जीडी मेथड बोल सकते हैं, उन तरीके से बच्चों को सिखाया जाए। एनहांसिंग द करिकुलम टू ऑफर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। Improving flexibility of taking examination and integrating them with class or school life, and enhancing and overriding identity the democratic polity of the country। अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, जैसे सोशल कंटेक्स्ट में क्या कहा है? सोशल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया इंडिकेट मैनी चैलेंजेस विच शुड बी इंक्लूड इन द फ्रेमवर्क एंड विच एम्फेसाइज दैट स्कूल मस्ट इम्प्लीमेंट पेडागोजिकल प्रैक्टिस। लर्निंग और नॉलेज को जोड़ने की बात कही है। लर्निंग शुड बी फैसिलिटेटेड इन सच अ वे that it attract the attention of the student rather than confining to the age old traditional method। Primacy of the active learner, school and institution are the medium through which the student get to know about story, their culture and the world around them। मतलब स्कूल ही एक ऐसा मीडियम है जिससे बच्चों को अपने कल्चर के बारे में पता चलता है। तो वहाँ पे उनको प्राइमेसी मतलब एक एक्टिव लर्नर बना के सिखाया जाए। करिकुलम एंड प्रैक्टिस मतलब कंड्यूसिव इंटरेक्टिव डिस्कशन और क्विज सेशन हो जहाँ पे चिल्ड्रन क्वेश्चन करे और उन क्वेश्चन के आंसर उसको मिले। लर्नर इन कंटेक्स्ट एग्जैक्टली
A learning environment that is based on extreme discipline and stress that can only lead to inadequate learning. मतलब ऐसा learning का context ना हो जहाँ पे मतलब rigid discipline है, extreme discipline है और बच्चों को stress दिया जा रहा है, तो ऐसे environment में जो learning है वो inadequate हो जाती है, zero हो जाती है. Critical pedagogy, teacher and student engagement is important within the classroom as it help to improve participatory learning. फिर करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेज और असेसमेंट की बात इन्होंने की है. लैंग्वेज में ये कहते हैं द एनसीए फॉर स्कूल एम्फेसाइज द स्टूडेंट शुड बी मल्टीलिंगुअल व्हेन द स्टूडेंट शुड टॉट इन 3 लैंग्वेज स्ट्रक्चर. फिर जो सब्जेक्ट पे जिस पे इन्होंने फोकस किया है वो मैथमेटिक्स है, साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन की इन्होंने बात की है, हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पे बात की है, वर्क एजुकेशन पे इन्होंने बात की है, एंड एजुकेशन फॉर पीस मतलब शांति के लिए इनकॉर्पोरेट टॉलरेंस, स्टूडेंट के अंदर ये हमें इनकॉर्पोरेट करना है, जस्टिस, इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के कल्चर को बच्चे समझे, सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हमारा NCF 2005 था. तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको इनके ध्यान रखने, और एक इनकी टैग लाइन है जो आपको ध्यान रखनी है भाई. वो टैग लाइन इनकी थी लर्निंग विदाउट बर्डन, और इसी से क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है, विदाउट बर्डन. ये आपको ध्यान रखना है. अब हम करिकुलम और उसकी टाइप स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं करिकुलम क्या है. द वर्ड करिकुलम क्या मीनिंग होता है. बिगिन अ लैटिन वर्ड. तो कई बार तो यही पूछ लेते हैं जो करिकुलम वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से आया है. तो ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेस और कोर्स ऑफ रेस विच इज़ टर्न डिराइव फ्रॉम द वर्ड क्यूरियर. क्यूरियर से वर्ड आया है करिकुलम, जिसका मीनिंग क्या होता है रेस, और कोर्स ऑफ रेस मीनिंग टू रन और टू प्रोसीड. तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे. ये एक तरह का वे है, करिकुलम हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर रन करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं. ठीक है, कंपोनेंट क्या होते हैं करिकुलम के. कंटेंट, ये कंपोनेंट वैसे पूछे नहीं जाते लेकिन पता होना चाहिए क्या क्या करिकुलम के अंदर आता है. तो कंटेंट, ग्रुपिंग एंड पेसिंग, प्रोडक्ट, असेसमेंट, इंट्रोडक्शन और क्लोजर, रिसोर्सेज, टीचिंग स्ट्रेटजी, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़, लर्निंग एक्टिविटी और डाइवर्सिटी, ये सारे ही कंपोनेंट है करिकुलम के. अब जिस पे क्वेश्चन किया जाता है वो आता है भाई टाइप्स पे. तो टाइप में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट और टीचर सेंटर डिज़ाइन, एक लर्नर सेंटर डिज़ाइन, फिर एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम, कोर करिकुलम, स्पाइरल, सोसाइटल, ओवर्ट और हिडन, ये सारी करिकुलम की टाइप है. और एंड वन मोर इज़ फैंटम. अब देखिए सब्जेक्ट और टीचर सेंटर डिज़ाइन क्या है. यहाँ पे जो करिकुलम बनाया जाता है उसका सारा फोकस किस पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है. मीन्स ऑल नॉलेज इज़ ट्रांसफॉर्म टू द स्टूडेंट थ्रू द सब्जेक्ट, कि बच्चों को जो नॉलेज दी जाए ना, जितनी भी नॉलेज हो वो सब्जेक्ट के थ्रू होना चाहिए. मतलब जो टीचर सब्जेक्ट पढ़ाएगा इस तरीके का करिकुलम हो कि बस सब्जेक्ट पे ही सारी अप्रोच हो. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, टू ट्रांसफ़र कल्चरल हेरिटेज, टू रिप्रेजेंट नॉलेज एंड टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट देखिए, एक हमारा नेक्स्ट आया था भाई फिर लर्नर सेंटर्ड. लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में क्या कहा गया कि लिंक होना चाहिए कोर्स और चिल्ड्रन साइकोलॉजी के बीच में. मतलब बच्चों की चॉइस के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम सेट करना पड़ेगा. इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट और उनकी क्षमता, टेंडेंसी ऑफ द चिल्ड्रन. It facilitate the mind of children because it fulfill their psychological and mental requirement. यहाँ पे मतलब बच्चों के माइंड पे फोकस किया गया, क्योंकि जो माइंड है वही फुलफ़िल करता है उनकी साइकोलॉजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को. तो इस जो करिकुलम में बोला गया, ये बोला गया कि जितना भी फोकस होना चाहिए वो लर्नर की नीड, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें करिकुलम को सेट करना है और बच्चों को टीच करना है. नेक्स्ट आया हमारा, ये देखिए इसमें कुछ वो है भाई डिफरेंस पॉइंट है तो आप देख लेना. इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने ऐड किए हैं, जस्ट रिवाइज वन टाइम. नेक्स्ट हमारा आया भाई एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम. इसमें क्या बात हुई, एक्टिव लर्निंग इज इन शॉर्ट एनीथिंग दैट स्टूडेंट डू इन अ क्लासरूम अदर देन merely passively listening to an instructor lecture.
इसमें कहा गया कि जो स्टूडेंट है ना उसको पैसिव लिसनर मत बनाओ। एक जस्ट थ्योरी लेक्चर आप डिलीवर करके उसको पैसिव लिसनर बना रहे हो, उस बच्चे का उसमें कोई भी एक्टिव रोल नहीं है। तो उनको एक्टिव लर्निंग दी जाए, इस तरीके से किसी एक्टिविटी के मेथड से उनको सिखाया जाए कि वो एक एक्टिव लिसनर बने और खुद करके उस चीज़ को सीखे। ठीक है। स्टूडेंट अप्लाई कोर्स मटेरियल टू रियल लाइफ सिचुएशन और टू द न्यू प्रॉब्लम। उनके आगे प्रॉब्लम रख दी जाए और बच्चे उसको खुद सोल्व करना सीखे, तो वो वहाँ पे एक्टिव रहेंगे। फिर इंटीग्रेटेड करिकुलम की बात की। इंटीग्रेटेड करिकुलम से मतलब क्या होता है, नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड अप्रोच। मतलब जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनके बीच में कंपार्टमेंट ना हो कि साइंस है तो सिर्फ साइंस का ही है, उसको एसएस से कहीं रिलेट नहीं करेंगे, इंग्लिश से कहीं रिलेट नहीं करेंगे। तो इन्होंने उस चीज़ को डिस्करेज कर दिया कि कंपार्टमेंटलाइज अप्रोच ना अपनाई जाए। इन जनरल साइंस लर्निंग एज अपोज टू सेपरेट सब्जेक्ट। मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हैं ये अपोज मतलब अलग अलग करके नहीं, ये तीनों एक ही पार्ट रहें और ये किसका पार्ट रहें, साइंस का पार्ट रहें। इनको इंटीग्रेट करके बच्चों को पढ़ाया जाए। ठीक है। फिर कोर करिकुलम आता है भाई। कोर का मीनिंग क्या होता है, हर्ट। ये आपको याद रखना है, कई बार मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। हर्ट ऑफ एक्सपीरियंस एवरी लर्नर मस्ट गो थ्रू। मतलब एक ऐसा करिकुलम जिसको हर बच्चे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हर लर्नर को उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, वो हमारा कोर करिकुलम था। फंडामेंटल नॉलेज डेट ऑल स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लर्न इन स्कूल। मतलब एक सिर्फ बेसिक नॉलेज, एक फंडामेंटल नॉलेज जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है स्कूल के अंदर, कोर करिकुलम में वो हमारा सारा आ जाता है। ए कोर करिकुलम इज़ ए करिकुलम विच इज़ कंसिडर्ड सेंट्रल एंड यूजुअली मेड मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल और स्कूल सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज इन मैथमेटिक्स ऑल पीपल नीड टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें कि हर बच्चे को तो ना एडिशन, जमा घटा गुणा भाग जो ये होते हैं ना, ये बेसिक चीज़ें हैं और हर बच्चे को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे कोर करिकुलम था कि जिसकी रिक्वायरमेंट हर बच्चे को है, हर बच्चे को वो फंडामेंटल, वो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें फंडामेंटल नॉलेज की बात की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लिया जाता है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम किसकी देन है, ये ब्रूनर की देन है। 1960 के अंदर इन्होंने ये दिया था। तो स्पाइरल करिकुलम में इन्होंने क्या बात की है, ए करिकुलम एज इट डेवलप शुड रिविजिट दिस बेसिक आइडिया रिपीटेडली, बिल्डिंग अपॉन देम अंटिल द स्टूडेंट हैज़ ग्रेप्स द फुल नॉर्मल एपरेटस दैट गोज विद देम। जैसे इन्होंने बात की कि बच्चे को ना ऐसे स्पाइरल वे में पढ़ाया जाए। मतलब एक चीज़ हमने थर्ड में पढ़ाई, उसी चीज़ को हमने फोर्थ क्लास में पढ़ाया, लेकिन उसका थोड़ा सा लेवल बढ़ गया। ठीक है। फिर उसी चीज़ को हमने फिफ्थ के अंदर पढ़ाया। तो आप इस तरीके से बच्चे को पढ़ाइए। मतलब टॉपिक वही चल रहा है हमारा स्टार्टिंग से, बस उसका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया गया। तो ये जो करिकुलम की बात की गई थी ये स्पाइरल करिकुलम होता है और इसकी बात ब्रूनर ने की थी। फिर हमारा ओवर्ट और एक्सप्लिसिट और रिटन करिकुलम। ये कौन सा करिकुलम होता है, दोज रिटन अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्शन फॉर्मली डिजाइन एंड रिव्यू बाय एडमिनिस्ट्रेटर, करिकुलम डायरेक्टर और टीचर ऑफन कलेक्टिवली। देखिए भाई, ओवर्ट, एक्सप्लिसिट और रिटन एक ही करिकुलम के नाम है। तो ये वो करिकुलम होता है जिसको हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जो हमारे ऊपर होता है, एडमिनिस्ट्रेटर, डायरेक्टर होते हैं, जो लिख के देता है कि ये सिलेबस तो आपको बच्चों को कराना ही कराना है, ये करिकुलम तो आपको इंस्ट्रक्ट करना है, वो होता है हमारा ओवर्ट करिकुलम। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सोसाइटल करिकुलम का मीनिंग क्या है, द मैसिव ऑनगोइंग इनफॉर्मल करिकुलम ऑफ फैमिली, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, चर्चेज, ऑर्गेनाइजेशन, मास मीडिया एंड अदर सोशलाइजिंग फोर्स डेट एजुकेट ऑल ऑफ अस थ्रू आउट आवर लाइफ। ये वो करिकुलम है जो हम अपने पड़ोस में कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं, अपने पीयर ग्रुप से सीखते हैं, अपने अलग अलग चर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं। तो जो हम सोसाइटी से चीज़ें सीख रहे हैं वो हमारा सोसाइटल करिकुलम के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा हिडन करिकुलम। हिडन करिकुलम का मतलब क्या है, रेफर टू द मैसेज कम्युनिकेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ स्कूलिंग अपार्ट फ्रॉम द ऑफिशियल और पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ स्कूल मिशन एंड सब्जेक्ट एरिया करिकुलम गाइडलाइन। द मैसेज ऑफ हिडन करिकुलम यूजुअली डील विद एटीट्यूड, वैल्यू, बिलीफ एंड बिहेवियर।
आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ हिडन करिकुलम क्या होता है। ये कोई ऐसा करिकुलम नहीं है कि जिसको हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें लिख के दिया है कि ये आपको बच्चों को कराना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये हिडन क्यों बोला गया, इसको छिपा हुआ करिकुलम क्यों बोला गया, क्योंकि ना हम जैसे एक फॉर्मल करिकुलम के साथ साथ स्कूल के अंदर जब हम रहते हैं तो हम टीचर की रिस्पेक्ट करना, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारे अंदर जो वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, मोरल वैल्यू जैसे सही क्या है गलत क्या है, हमारा जो बिलीफ है हमारे कल्चर को लेके, हर चीज़ को लेके, तो वो सब कुछ ना अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। वो कोई हमें सिखाया नहीं जाता कि ये चीज़ सही है या गलत है, लेकिन हम अपने करिकुलम के साथ साथ जो फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम होता है उसके साथ साथ हम ये चीज़ें सीख जाते हैं। तो ये होता भाई हमारा हिडन करिकुलम कि हमें कैसे बिहेव करना है सोसाइटी के अंदर। एक होता है भाई फैंटोम करिकुलम, इम्पोर्टेंट आज तक पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, दिस मैसेज प्रीवेलेंट इन एंड थ्रू एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ मीडिया, दीज component एंड मैसेज प्ले अ मेजर पार्ट इन एनकल्चरेशन ऑफ स्टूडेंट इन टू द प्रीडोमिनेंट मेटा कल्चर। फैंटोम करिकुलम वो होता है, तो वही एक ऐसा करिकुलम जो हमारी कल्चर वैल्यू होती हैं, जिसको हम मीडिया के थ्रू सीख जाते हैं, या जैसे स्कूल में सुबह असेंबली होती है तो कुछ कल्चरल रिलेटेड चीज़ें, हर जो त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो ये हमारा कल्चर है उस चीज़ को हम एनकल्चर कर रहे हैं स्टूडेंट के अंदर, तो वो हमारा फैंटोम करिकुलम होता है। एक और होता है भाई नल करिकुलम। नल करिकुलम का मतलब होता है कि ऐसा करिकुलम जिसको टीचर जानबूझ के छोड़ देता है। मतलब कई बार ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं और पॉसिबल भी नहीं होता एक टीचर के लिए कि वो एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर कर पाए। तो टीचर को क्या लगता है कि ये जो कुछ पर्टिकुलर पार्ट हमारा सिलेबस का है ना वो अनइम्पोर्टेंट है, तो उसको वो जानबूझ कर छोड़ देता है क्लास के अंदर कि ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। जो ऐसा करिकुलम होता है वो हमारा नल करिकुलम है। ये कुछ फंडामेंटल राइट है, आगे हम पढ़ेंगे जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट को डिटेल में। तो अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हमारे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है, नेक्स्ट हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़ है। अब देखिए राइट्स होते क्या हैं। ह्यूमन राइट्स आर दोज बेसिक स्टैंडर्ड विदाउट विच पीपल कैन नॉट लिव इन डिग्निटी। मतलब ये कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए कुछ बेसिक स्टैंडर्ड हैं जिसके बिना एक पीपल डिग्निटी के साथ नहीं रह सकता। एंड टू वॉयलेट समवन ह्यूमन्स राइट टू ट्रीट दैट पर्सन एज दो ही और शी वर नॉट अ ह्यूमन बींग। टू advocate human right is to be demand that the human dignity of all people to be respect, कि हर people को respect किया जाए। ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे भाई, बाद स्टडी करेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट जो इसके अंडर है। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या होती है। सबसे पहले हमें यहाँ मीनिंग स्टडी करना है 3 चीज़ों का, कॉम्पिटेंसी, परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस, की इनका मीनिंग क्या होता है। अब देखिए कॉम्पिटेंसी क्या कहती है, फोकस ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू वर्क, लाइफस्टाइल, स्किल और लर्निंग। मतलब हमें एक इंडिविजुअल की एबिलिटी पे फोकस करना है कि वो एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू, अपने लाइफस्टाइल स्किल के थ्रू और लर्निंग के थ्रू किसी भी चीज़ पे कॉम्पिटेंसी गेन करे। ठीक है, कॉम्पिटेंस होता है डिस्क्राइब एक्शन और स्किल दैट पर्सन शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट। कॉम्पिटेंस इज कंसर्न विद परसीव्ड स्किल एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। कॉम्पिटेंस होती हैं कि एक पर्सन ने स्किल सीख ली, ठीक है, उनको डायरेक्टली आप मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन उसने इन सारी चीज़ों के थ्रू, लर्निंग के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू क्या सीख ली, कॉम्पिटेंसी सीख ली, उसके अंदर किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर मास्टरी आ गई, तो वो होती है उसकी कॉम्पिटेंसी। परफॉर्मेंस क्या है, रिलेट टू स्पेसिफिक बिहेवियर। परफॉर्मेंस मीन्स मतलब अब उसने स्किल को अप्लाई कर दिया, तो उसका जो वो स्पेसिफिक बिहेवियर है जो मेजरेबल भी है एंड कैन रिफ्लेक्ट व्हाट वर्कर एक्चुअली डू, और ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने क्या एक्चुअल में परफॉर्म किया है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस है। अब देखिए कॉम्पिटेंस बेस्ड एजुकेशन में क्या है,
ये फोकस करती है आउटकम पे, कॉम्पिटेंसी पे, कि एक बच्चे ने सारी स्किल सीख ली तो यहाँ पे उसके प्रोसेस पे फोकस नहीं किया जाता कि बच्चे ने वो चीज़ें कैसे सीखी, बल्कि उसके आउटकम पे फोकस किया जाता है, उसकी कॉम्पिटेंसी पे फोकस किया जाता है कि उसने क्या इस पर्टिकुलर स्किल में मास्टरी गेन की या नहीं की। दैट आर लिंक टू वर्क फोर्स नीड एज डिफाइंड बाय एम्प्लॉयर एंड द प्रोफेशन। अभी कुछ डेफिनेशन है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम इन विच ए परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग प्रोसेस इज यूज्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन इज ए कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, नॉलेज बच्चों को दी जाती है, एटीट्यूड बच्चों को सिखाया जाता है, और जो स्किल नेसेसरी हैं ताकि वो अपने जीवन के अंदर एक जो सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है उनको सीख पाए। इस तरह की नॉलेज हमने बच्चों को दी कि उनके अंदर नॉलेज आए, इस तरह की एजुकेशन हमने दी कि उनके अंदर नॉलेज आए, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहे और उनके अंदर स्किल्स आए, ताकि अब उनके अंदर जो नॉलेज होगी, एटीट्यूड होगा, स्किल होगी, वो इस तरह की होंगी कि वो अपना जो बेसिक स्टैंडर्ड है लाइफ का उसको फुलफिल कर पाए। तो वो होती है हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अब इसका पर्पज़ क्या है, ये हेल्प करती है इन इंस्ट्रक्टिंग स्टूडेंट बाय एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड स्किल व्हेन परफॉर्मिंग टू द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इन एम्प्लॉयमेंट, टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर that client require, safety and competency to ensure the responsibility necessary for public protection। और ये प्रोवाइड करती है सेफ और इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस। ठीक है, लेवल ये देखिए कुछ लेवल हैं कॉम्पिटेंसी के। होलिस्टिक कॉम्पिटेंसी होती है, इंटीग्रेटेड, एडिड एंड बिहेवियर, ये लेवल आपको याद रखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगे, इसमें एक्विजिशन होती है असेंशियल कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव स्किल की। कॉन्टीन्यूड डेवलपमेंट होती है स्किल की एक बच्चे के अंदर। ब्रॉडली बेस्ड कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट derived from the best professional evidence, current standard and regulation। authentic assessment which are valid and reliable, use of adult learning principle and individual learning style and ability are recognized and appreciated। हर बच्चे को मतलब इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज किया जाता है और उसके अंदर जो एबिलिटी है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फोकस होता है आउटकम पे, देखिए बता दिया ना, आउटकम पे फोकस होता है, प्रोसेस को यहाँ नहीं देखा जाता। प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट व्हेन आउटकम इज कंसिडर्ड, आउटकम अगर हमारा बेस्ट है तो ही प्रोसेस को इम्पोर्टेंट माना जाता है। डेवलप्ड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, रिजल्ट आर यूज टू एडजस्ट द एक्सपीरियंस लर्नर एंड प्रोमोट कॉम्पिटेंसी इन स्पेसिफिक एरिया। तो ये कुछ कोर कॉम्पिटेंसी हैं जो एक ह्यूमन बीइंग और एक बच्चे के अंदर होनी चाहिए, ज़रूरी होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, नॉलेज इंटीग्रेशन स्किल हो गया, असेसमेंट एंड इंटरवेंशन स्किल, कंप्यूटिंग स्किल, टीचिंग स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजिंग स्किल, ह्यूमन केयरिंग एंड रिलेशनशिप स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। तो ये कुछ कोर कॉम्पिटेंसी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम करते हैं कुछ MCQ जो कि हमारे रिलेटेड हैं थ्योरी पोर्शन से, चैप्टर 5 दैट इज़ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, थ्योरी कंप्लीशन के बाद अगर हम इन क्वेश्चन को कर पाने में सक्षम है, इट मींस कि हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फॉर ब्रिंगिंग इन इक्वलिटी द बेस्ट एजेंसी इज़। अगर हमें इक्वलिटी लेके आनी है, समानता लेके आनी है, तो सबसे बेस्ट एजेंसी यहाँ पे क्या रहेगी, तो वो रहेगा हमारा स्कूल। हिंदी वाले स्टूडेंट हिंदी में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी enhanced even after reducing curricular load, this view was expressed significantly by which document। मतलब क्या कह रहे हैं, पाठ्यचर्या भार कम करके भी समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है, कि अगर हम जो ये सब्जेक्ट का जो इतना लोड करते हैं ना, अगर उसको हम कम करेंगे ना तो भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये हमारा किस डॉक्यूमेंट के अंदर बात हुई है, तो ये बात हुई है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। क्वेश्चन नंबर 93 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट हमें बतानी है। पेडागोजी इज ए पार्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम इज ए पार्ट ऑफ पेडागोजी, करिकुलम एंड पेडागोजी आर द सेम, करिकुलम एंड पेडागोजी हैव नो रिलेशनशिप। तो देखिए
जो पैडागोजी होती है, जो शिक्षण शास्त्र होता है, वो हमारा एक पार्ट होता है करिकुलम का। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, द आइडिया ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग इम्प्लाइज डैट। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या बताती है, क्या ऐसा होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में? तो इसमें जो हर एक स्टूडेंट है वो अपने पेस, अपने एप्टीट्यूड, जिसकी उसकी क्षमता होती है, उसकी गति होती है, उस तरीके से पढ़ता है और कॉम्पिटेंसी गेन करता है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन 2, ईच स्टूडेंट लर्न एज पर हिज और हर पेस एंड एप्टीट्यूड। मतलब हर स्टूडेंट अपनी अभिक्षमता और गति से इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के अंदर सीखता है। नेक्स्ट देखिए, वी गिव एम्फेसाइज ऑफ चाइल्ड राइट इन आवर स्कूल सिस्टम बिकॉज। हमारी स्कूली व्यवस्था में हम बाल अधिकारों पर जोर देते हैं। ठीक है, तो वो जोर हम देते हैं, तो क्यों देते हैं हम जोर, ये हमें बताना है। क्योंकि जो चाइल्ड एज है वो मोस्ट वल्नरेबल एज है, बाल्यावस्था बहुत नाजुक और असुरक्षित होती है, इसीलिए हमें फोकस किस पे करना होता है, चाइल्ड के राइट पे फोकस करना होता है स्कूल सिस्टम के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 रहेगा, चाइल्ड एज इज द मोस्ट vulnerable age. Next question है student, why is there provision for free education at elementary school level? मतलब प्रारंभिक स्कूली स्तर पर शिक्षा में क्यों निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो इसका रीज़न क्या है कि जो हमने 6 to 14 ईयर के स्टूडेंट को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात हमने की है, तो इसका रीज़न है थ्रू दिस द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी कैन बी एजुकेटेड, कि जो हमारे वंचित वर्ग हैं, जिनको गरीबी के कारण शिक्षा नहीं मिल पाती, उन बच्चों को भी हम शिक्षित कर सके, उस वर्ग को भी हम शिक्षित बना सके। क्वेश्चन नंबर 97 है स्टूडेंट, हु सजेस्टेड दैट द साइंस एंड मैथ शुड बी कंपल्सरी टॉट टू गर्ल अप टू द 10th क्लास। मतलब एक हमसे ये लाइन पूछी है कि किसने सुझाव दिया था कि लड़कियों को भी कक्षा 10th तक 10वीं तक विज्ञान और गणित अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाएं। तो ये किस पॉलिसी के अंदर बात हुई है, किस कमेटी कमीशन ने ये बात कही है, ये हमें बताना है। तो ये हमारे कोठारी कमीशन ने बात की थी भी। कोठारी कमीशन अभी हमने थ्योरी में स्टडी भी किया था। ठीक है, कोठारी कमीशन आया था हमारा 1964 के अंदर और 66 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी, तो उसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट देखिए, हु कॉन्सेप्चुअलाइज द आइडिया ऑफ डाइट। अब देखिए डाइट की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं टीचिंग और ट्रेनिंग के, एजुकेशन और ट्रेनिंग के, तो वो होते हैं हमारे डाइट। तो ये जो डाइट का आइडिया था, ये किसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था, किसने इसके बारे में कल्पना की थी? ठीक है, ये हमें बताना है कि डाइट किसके कहने से इसकी स्टार्टिंग हुई है। तो ये आएगा भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में डाइट को मतलब लाने की बात हुई थी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस आर इंक्लूड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, चूज द बेस्ट आंसर। पाठ्यचर्या की अवधारणा में कौन से अनुभव शामिल हैं? तो श्रेष्ठतम उत्तर हमें यहाँ पे चुनना है जो सही है। तो देखिए जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम में बात होगी तो डिज़ायर्ड, अनडिज़ायर्ड, प्लान्ड और अनप्लान्ड, हर तरीके के कॉन्सेप्ट को हम करिकुलम में रखते हैं। ठीक है, कुछ हम प्लान करके चलते हैं, कुछ अनप्लान्ड एक्सपीरियंस हम स्कूल से गेन करते हैं, कुछ डिज़ायर्ड एक्टिविटी होते हैं, कुछ अनडिज़ायर्ड से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारा ही हमारा किसके अंदर आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम के। तो 4th आंसर यहाँ पे भाई ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ ब्लैक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 91 से फिर से क्वेश्चन है भाई, द करिकुलम शुड फोकस ऑन। मतलब जो पाठ्यचर्या होती है उसमें किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है करिकुलम के अंदर? तो करिकुलम हम इस तरीके का अपने बच्चों के लिए सजेस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, जिसमें हमारे बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हम कर पाएँ, इस तरीके के करिकुलम को हम प्रेफरेंस देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड ओपनिंग ऑफ नवोदय विद्यालय इन कंट्री? की हमारे देश के अंदर जो नवोदय विद्यालय हैं, जैसे एनवीएस की पोस्ट भी निकलती हैं, आप सभी को पता है, तो नवोदय विद्यालय खोले जाएं, ये किसने रिकमेंड किया है?
हाँ। नेक्स्ट देखिए भाई, जो ये नवोदय विद्यालय की बात हमारी कंट्री में बोली गई थी कि हमें नवोदय विद्यालय को सेटअप करना चाहिए, तो ये बात बोली गई थी हमारी NCF 2005 के अंदर, नेशनल करिकुलम जो फ्रेम नहीं सॉरी भाई, NCF में नहीं, ये भी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है 1986 के अंदर कि हमारी कंट्री के अंदर नवोदय विद्यालय होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, विच कमीशन सजेस्टेड 3 लैंग्वेज फार्मूला इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर 3 लैंग्वेज फार्मूला को किसने सजेस्ट किया था, किस कमीशन ने इसकी बात की थी, तो ये बात की थी हमारे कोठारी कमीशन ने। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, घूम फिर के क्वेश्चन इन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आ जाता है, तो आपको इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एज पर RETE एक्ट 2009, RTE की फुल फॉर्म है राइट टू एजुकेशन एक्ट, नॉन डिटेंशन सिस्टम इज एप्लीकेबल अप टू क्लास। तो ये किस क्लास तक नॉन डिटेंशन सिस्टम है हमारा, निरोध रहित जो प्रणाली है वो किस कक्षा तक लागू हुई है, तो ये है भाई हमारी 8 तक, मतलब किसी भी बच्चे को 8th क्लास तक फेल नहीं किया जाएगा, तो ये हमारा 8th तक है, और ये RTE 2009 में ये बात की गई है। 95 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5 इन स्कूल शुड बी। कैसा होना चाहिए, हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या बताया गया है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है 5th क्लास तक प्राइमरी क्लासेस में वो किस तरीके का होना चाहिए, वो हमें बताना है। तो देखिए वहाँ पे सिर्फ ये बोला गया है कि या तो आप बच्चे को मदर टंग या तो फिर रीजनल लैंग्वेज, इसी चीज़ में आप उनको फोकस कराइए, प्राइमरी स्कूल तक उनको एजुकेशन दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। विच नेशनल पॉलिसी रिकमेंडेड यूज़ ऑफ ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ मार्क्स। कौन सी पॉलिसी ने बोला था कि हमें ग्रेड का यूज़ करना है मार्क्स की बजाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और ये बात की है हमारी NEP 1986 ने। देखिए अभी तक हमने जितनी भी अपनी मेन स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उन सब की बात किसने की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 और कोठारी कमीशन ने। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, आपको इन पे ज़्यादा फोकस करना है। 97 में जाते हैं। इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड एजुकेशन इन कंकरेंट लिस्ट। ये कह रहे हैं भाई कौन से वर्ष में संविधान में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुई और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। तो जो वो अमेंडमेंट हुई थी भाई वो हुई थी 1976 के अंदर, और वहाँ पे जो हमारी एजुकेशन थी, एजुकेशन को समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था, कंकरेंट लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। विजन क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, ये हमें बताना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, NEP का विजन बार बार पूछा जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा कि हमें अपने इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी को। हर पर्सन को हमें एजुकेटेड बनाना है और हमें पूरी जो हमारी सोसाइटी है एक इंडिया की, उसको वाइब्रेंट नॉलेज दे के ट्रांसफॉर्म करना है अपने इंडिया को। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड लर्निंग इन स्कूल एजुकेशन। मतलब एकीकृत अधिगम क्या है, स्कूल के अंदर क्या माना गया है एकीकृत अधिगम। तो ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कनेक्शन विद न्यू सिचुएशन इन लाइफ एंड क्रॉस लर्निंग विद अदर सब्जेक्ट। मतलब जीवन में नई स्थितियों से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया और एक विषय को दूसरे से इंटीग्रेट करके पढ़ने की। जैसे हम क्या करते हैं, सपोज हम कर रहे हैं भाई अपना इंग्लिश कर रहे हैं, तो इंग्लिश में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो हमारे एसएस से रिलेटेड हैं। ठीक है, एसएस जब हम कर रहे हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। तो एक तरह से हम एक सब्जेक्ट को दूसरे से इंटीग्रेट करके बच्चों को टीच करा रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसी सिचुएशन दे रहे हैं सब्जेक्ट्स के अंदर ही जो उनकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जो हम बच्चे को लर्निंग कराते हैं उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 100 बात करता है रूसो। रूसो देखिए भाई काफ़ी फेमस नाम है, तो ये किससे एसोसिएटेड है ये आपको बताना है। तो रूसो एक नेचुरलिज्म थे। इन्होंने किसकी बात की है कि जो बच्चा है ना वो सबसे ज़्यादा नेचर के अंदर रह के सीखता है। ठीक है, नेचर ही उसका टीचर है, ऐसा ये मानते हैं। तो रूसो किससे एसोसिएटेड है, ये नेचुरलिज्म के फादर माने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव
मूव करते हैं। क्वेश्चन है भाई, व्हाट शुड हैव हैपेंड इफ देयर वर नो स्कूल, चूज द बेस्ट ऑप्शन। स्कूल न होता तो क्या होता, सर्वोत्तम विकल्प चुनिए, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 4, देयर वुड नॉट हैव बीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग। मतलब जो आज हम फोकस कर रहे हैं कि एक बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे अगर स्कूल नहीं होते तो। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ NEP 2020 एज फाइनल ड्राफ्ट कमेटी, एज वी ऑलरेडी स्टडी दिस थिंग इन आर थ्योरी। तो हम पहले ही थ्योरी में ये पढ़ चुके हैं कि चेयरमैन कौन था, कौन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जिन्होंने फाइनल ड्राफ्ट कमेटी है जो वो बनाई है। तो भाई उसका अध्यक्ष है हमारा के कस्तूरी रंगन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ कवर्ड अंडर फाउंडेशनल न्यूमरेसी, ये भी हमारे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के अंदर है। एक फाउंडेशनल न्यूमरेसी की बात हुई है, तो क्या हमें इसके अंदर कवर करना है ये बताना है। फाउंडेशनल न्यूमरेसी के अंदर आएंगे भाई हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बुनियादी गणांकन न्यूमरेसी में ये सारे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट इज द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग फॉर ऑल। लर्निंग फॉर ऑल का मीनिंग एक तरीके से हमें ये बताना है। तो यहाँ इसका मीनिंग रहेगा, ऑल चिल्ड्रन लर्न समथिंग इम्पोर्टेंट इन स्कूल एट प्राइमरी स्कूल लेवल। मतलब प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर सभी बच्चे कुछ न कुछ महत्वपूर्ण, कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट वो सीखें। तो यही कॉन्सेप्ट बताता है हमारा लर्निंग फॉर ऑल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, व्हाई डू वी हैव कंपल्सरी एजुकेशन एट एलिमेंट्री लेवल। मतलब प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, तो ऐसी शिक्षा अनिवार्य है, क्यों है ऐसा, क्यों उसको अनिवार्य बना दिया गया है? क्योंकि ये हर एक बच्चे का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बच्चों को अपनी एजुकेशन का अधिकार है, तो ये बालकों का एक संवैधानिक अधिकार है, इसीलिए इसको कंपल्सरी बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 पढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ राइट, नॉट ए चाइल्ड राइट। मतलब 4 राइट हमें गिवन है और हमसे पूछा कि इनमें से चाइल्ड का राइट, एक बच्चे का बाल अधिकार कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखिए, फ्री कंपल्सरी एजुकेशन है, सिक्योर एनवायरनमेंट उनको मिले, फियर फ्री फैमिली एनवायरनमेंट उनको मिले, लेकिन स्कूल का चयन वो पेरेंट्स कर सकते हैं, वो एक बच्चे का अधिकार नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द आइडिया ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इम्प्लाई। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसका क्या मीनिंग है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो हमारा रहेगा, तो इसमें क्या था भाई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर असर्टनिंग सम मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन ऑल प्राइमरी स्कूल। मतलब सभी प्राइमरी स्कूलों में कुछ न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित करना। मतलब ऐसा ना हो कि हम स्कूल चला रहे हैं और स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ही नहीं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने हमें यही आइडिया दिया था कि हर एक स्कूल के अंदर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि हम बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 98 है, फॉर डेवलपिंग विच one of the following document in nationwide survey was conducted for the first time after independence। मतलब स्वतंत्रता के बाद पहली बार निम्न में से कौन से दस्तावेज को विकसित करने हेतु राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 को। ये वो डॉक्यूमेंट था जिसमें एक नेशन वाइड सर्वे कंडक्ट हुआ था हमारी आज़ादी के बाद पहली बार। ठीक है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जब हम करिकुलम को बनाते हैं, पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ प्रिंसिपल्स को, कुछ सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का। देखिए, नीड बेस्ड हो, ये भी करिकुलम कंस्ट्रक्शन का एक प्रिंसिपल है। फ्लैक्सी
फ्लेक्सिबल होना चाहिए बिल्कुल, टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस उसके अंदर हो, लेकिन सब्जेक्ट सेंटर्डनेस ये हम करिकुलम की टाइप बोल सकते हैं, लेकिन ये करिकुलम का प्रिंसिपल नहीं है। दिस इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। एंड अदर 3 नीड बेस्ड हो, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग हम उनका करिकुलम सेट करें। फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा रिजिड करिकुलम हम ना बनाएं कि अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम कर ही ना पाएँ, ठीक है। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, हर चीज़ के हम उनको एक्सपीरियंस दे पाएँ, इस तरीके से हमारा करिकुलम हो। तो हमारा जो सेकंड है, दिस इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द करिकुलम कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करिकुलर एरिया पेरेंट्स में बी लीस्ट अवेक। निम्न में से किस पाठ्यचर्या क्षेत्र के बारे में माता पिता सबसे कम सचेत हैं, मतलब उनको सबसे कम नॉलेज है, तो वो है हमारी टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। मूल्यांकन की जो तकनीकें अपनाता है टीचर, वहाँ पे पेरेंट्स सबसे कम सचेत है। नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट इज़ द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 इन स्कूल एजुकेशन। तो इनकी जो मेन रिकमेंडेशन थी वो क्या थी भाई? तो इन्होंने कहा था कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो जो परीक्षा प्रणाली होती है वो लचीली होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। एक और इनकी थी, वो थी भाई लर्निंग विदाउट बर्डन। ये भी इन्हीं की टैगलाइन है, आपको याद रखनी है, लर्निंग विदाउट बर्डन। नेक्स्ट मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द टीचर इन क्लासरूम इज, कक्षा में अध्यापक होता है। नेशनल करिकुलम 2005 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो कक्षा में एक अध्यापक होता है वो फैसिलिटेटर की तरह होना चाहिए, ठीक है। ना लीडर होना चाहिए ना मोटिवेटर, उसको एज ए फैसिलिटेटर क्लास में रहना चाहिए। बेसिक एजुकेशन एम्ड एट, जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है, बुनियादी शिक्षा प्रणाली है, सभी को पता है किसने दी थी भाई? ये महात्मा गांधी ने। ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी इज़ द प्रोफाउंडर ऑफ द बेसिक एजुकेशन सिस्टम इन आर इंडिया। तो जो बेसिक एजुकेशन का एम था, वो एम क्या था वो हमें बताना है। तो इनका एम था भाई बेसिक क्राफ्ट, मतलब बच्चों का हैंड हार्ट इस तरीके से उसको डेवलप कर दो कि वो हाथों से कुछ ऐसा बनाए और कुछ अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ ना कुछ, मतलब वो ऐसा काम करे, हाथ से बनाना सीखे। तो उन्होंने बेसिक क्राफ्ट पे यहाँ पे फोकस किया था। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू एडमिट इन फॉर्मल स्कूल, मतलब जब बच्चे को स्कूल में डाला जाता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो बताई गई है भाई 3 साल का बच्चा एडमिशन ले सकता है, इससे छोटे बच्चे को एडमिशन नहीं दिलवाना, ठीक है। ये रहेगा हमारा, या ठीक है 3 वर्ष। एनईपी 2020 मॉडिफाइड एजुकेशन पैटर्न, तो इसमें भाई जो एजुकेशन पैटर्न था वो मॉडिफाई हुआ है, तो वो क्या है वो हमें बताना है। तो वो जो फॉर्मूला है 5+3+3+4, डिटेल में हम इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं थ्योरी के अंदर। लर्निंग विदाउट बर्डन आ गया, ये भी मैंने पहले बताया था। तो ये किसने सजेस्ट किया है? ये किया था भाई नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड दैट द चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर शुड गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में स्पेसिफाई किया गया है कि 14 साल से कम बच्चों को कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोला गया है भाई आर्टिकल 45 के अंदर, ठीक है, कि कंपल्सरी एजुकेशन बच्चों को दी जाए, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए, नेम द बॉडी टू लुक आफ्टर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया। भारत में बालकों के अधिकारों की देखरेख करने वाली जो निकाय है वो इनमें से कौन सी है, वो आपको बताना है। तो वो रहेगी हमारी NCPCR, नेशनल कमीशन टू प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स, जो हमारे बच्चों के जो राइट्स होते हैं उनको देखती है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग? कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग से आप क्या समझते हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3, अटेनिंग प्रोफिशिएंसी इन पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी इन ईच सब्जेक्ट। मतलब प्रत्येक विषय में किसी विशेष अभिक्षमता में आपको प्रवीणता प्राप्त करना है, उसी को हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट, इनफॉर्मल लर्निंग इज, कैसी होती है इनफॉर्मल लर्निंग? लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी है, क्योंकि हम स्कूल में जैसे 12th लेवल तक हम पढ़े, फिर हम कॉलेज गए, लेकिन जो हमारी इनफॉर्मल लर्निंग है ना वो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है, जीवन पर्यंत कार्यकलाप ये है। नेक्स्ट मूव करते हैं, जस्ट वेट, या फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, परखा डील्स विद, क्या ये परख है, ये परख, ठीक है। तो ये जो परख है ये किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो इसका रिलेशन है भाई नेशनल असेसमेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यांकन से। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 92, व्हेन वॉज सार्जेंट कमीशन सेटअप इन इंडिया? तो सार्जेंट कमीशन हम ये भी पढ़ चुके हैं थ्योरी में, कब इंडिया के अंदर आया था? तो ये आया था 1944 के अंदर। पैटर्न ऑफ एजुकेशन मॉडिफाइड बाय NEP 2020, अभी अभी हमने ये स्टडी किया है। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा 3, 5+3+3+4। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी मिनिमम इंस्ट्रक्शनल आवर पर वीक इज़ फिक्स्ड फॉर टीचर एज पर RTE एक्ट 2009। मतलब जो प्रति सप्ताह कितने घंटे का शिक्षण एक टीचर के लिए निर्धारित किया गया है हमारे राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर, वो हमें बताना है। तो वो है भाई 45 आवर्स, 45 घंटे। फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8th, ये किसने प्रिस्क्राइब किया है? तो ये हमारा प्रिस्क्राइब किया है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। असेसमेंट इन एजुकेशन एम्स एट, मतलब एजुकेशन के अंदर असेसमेंट हो, इसका एम क्या है? क्यों हम ऐसा करते हैं? ताकि हम मेज़र कर पाएँ लर्निंग लेवल, और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसमें रिमेडी हम बच्चों को दे पाएँ, सुधार हम उनका कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ब्रैकेट सजेस्टेड बाय RT एक्ट 2009 इन स्कूल? तो जो एज उन्होंने सजेस्ट की है वो है हमारी 6 to 14 ईयर। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, बाय विच ईयर द टारगेट ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी एजुकेशन टू बी अचीव्ड? तो कब तक ये बात की गई है कि हमें ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है ये हमें अचीव करना है? तो ये भाई हमारा 2025 तक की टाइमिंग डिसाइड हुई है। व्हेन PTR की फुल फॉर्म याद रखेंगे, प्यूपिल टीचर रेशो, is prescribed in NEP 2020 in school located in socio-economical disadvantaged area। तो क्या उन्होंने सजेस्ट किया है कितनी रेशो होनी चाहिए, कितने बच्चों पर कितने टीचर हों? तो वो हमारी बताई गई है भाई 25 बच्चों पे एटलीस्ट एक टीचर होना चाहिए। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन का पर्पज क्या होता है? तो सभी को पता है शिक्षा का प्रयोजन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन में रूपांतरण। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लर्निंग कम्युनिटी? इनमें से कौन सी एक लर्निंग कम्युनिटी नहीं है? डिस्कशन ग्रुप इन लोकेलिटी, डिस्कशन इन स्कूल डेवलपमेंट प्लान कमेटी, डिस्कशन इन पेरेंट टीचर मीटिंग, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रुप। तो ये हमारा क्या नहीं है, एक लर्निंग कम्युनिटी नहीं है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द इशू ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन एड्रेस्ड बाय हुम? क्या स्वतंत्रता के पश्चात छुआछूत के मुद्दे को किसने सबसे अच्छी तरह से संभाला है? जस्ट वेट स्टूडेंट, तो किसने अच्छी तरह से संभाला है ये हमें बताना है। तो ये संभाला है भाई स्कूल ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम, इस क्या इम्प्लाई करता है, क्या ये हमें बताता है इंटीग्रेटेड करिकुलम? आप पहले भी हम पढ़ चुके हैं, टीच ऑल सब्जेक्ट बेस्ड एस्पेक्ट ऑफ ए टॉपिक एट द सेम टाइम टुगेदर, मतलब एक शीर्षक के विषय आधारित सभी आयामों को इकट्ठा मिलकर, मतलब कोई एक विषय है तो उसमें हमने सारों को इंक्लूड कर लिया और इस तरीके से मिला के जब हम पढ़ाते हैं तो वो हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफिशिएंसी शुड बी स्ट्रेंथन्ड फर्स्ट एट प्राइमरी स्कूल लेवल, तो किस निपुणता को मजबूत करने पर पहले ध्यान दिया जाएगा, वो रहेगा हमारा लैंग्वेज पे और मैथ पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी, पेडागोजी क्या होती है, शिक्षण शास्त्र क्या है? तो ये एक आर्ट है और साइंस है टीचिंग का, मतलब शिक्षण की कला और विज्ञान को पेडागोजी बोला जाता है। When an act for the right of children 6 to 14 year of age was made, कब ये बनाया गया था? अभी जस्ट हमने स्टडी किया था, ये आता है आरटी एक्ट 2009 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 96 है विच डॉक्यूमेंट टॉक्ड ऑफ डेवलपिंग एंड पॉपुलराइजिंग ऑफ रीडिंग एंड यूजिंग ऑफ इंटरेस्टिंग बिसाइड टेक्स्ट बुक एट स्कूल लेवल, स्कूली स्तर पर पाठ्य पुस्तकों से इतर पढ़ने और प्रयोगों के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस डॉक्यूमेंट में कही गई है? तो ये बोला गया है भाई एनसीएफ 2005 के अंदर, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में। विच डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस्ड वर्क एक्सपीरियंस एज ए कंपल्सरी एक्टिविटी एट स्कूल लेवल, कि जो वर्क एक्सपीरियंस है वो एक कंपल्सरी एक्टिविटी होनी चाहिए स्कूलों में, तो ये बात कही थी हमारी कोठारी कमीशन ने, वर्क एक्सपीरियंस की बात की है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी डिस्करेज्ड इन स्कूल कंटेक्स्ट, स्कूल के संदर्भ में निम्न में से किस प्रकार के मूल्यांकन को हतोत्साहित डिस्करेज किया जाता है, कि ऐसा मूल्यांकन स्कूलों में नहीं होना चाहिए, डिस्करेज किया जाता है, तो वो डिस्करेज जो किया जाता है भाई वो रहेगा हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। विच कमीशन गेव द आइडिया ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोला था हमारा मुदालियर कमीशन ने। ठीक है, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया था ना 1952 के अंदर, जिसके हेड थे लक्ष्मण स्वामी दास मुदालियर, तो उन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल की बात की है। क्वेश्चन नंबर 100 है एज पर NEP 2020 चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 8 विल कम अंडर, जिस बच्चे की एज 3 से 8 साल के बीच में है तो वो बच्चे किस में आएंगे वो हमें बताना है, तो वो बच्चे आएंगे हमारे लोअर प्राइमरी स्टेज के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारे यूनिट 5 से, और सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और थ्योरी तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद जब हम ये क्वेश्चन निकालते हैं तो ईजिली हम इनको निकाल पाते हैं, इसलिए थ्योरी भी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन अब जो पीक टाइम चल रहा है, पेपर काफ़ी अप्रोचिंग है, तो आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि थ्योरी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैंने इस पॉइंट के बारे में स्टडी नहीं किया, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट को गूगल कर लीजिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर कमीशन को पढ़ लीजिए ध्यान से, तो ऐसे ही हम अपने पेपर को निकाल पाएंगे। आप मेहनत कीजिए, पैनिक मत होइए, पेपर काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, आपका पेपर डेफिनेटली क्रैक होगा, आप डेफिनेटली उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।